और इसी महंगाई को रोकने के लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, ये ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। ब्याज दरें बढ़ाने से भाई देखिए, सारी समस्याओं का हल तो ये है कि देश की विकास दर वो तेजी की रफ्तार से बढ़े, वो स्लो डाउन करती दिख रही है। अब अगर रुपए को मजबूती उसकी बरकरार रखने के लिए आप ब्याज दरें और बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम होती है, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी, तो बेरोजगारी तो और बढ़ेगी, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। ये एक चौतरफा एक चक्रव्यूह हो गया है क्या, जिसमें भारत फंस गया है। संदीप जी, चूंकि काफी देर तक मैं चुप रहा, मैं दो और इशू जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे उस पर मैं अपनी बातें कहूं। पहली बात, मैं तो अंशुल जी के, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने जो कहा कि आंकड़े हमारे पास गरीबी के नहीं हैं, ये बात सही है। हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो उपभोक्ता का जो व्यय है उसका कोई सही आंकड़े हम लोग नहीं दे पाए हैं। यही वजह है, कभी आईएमएफ का जो वर्किंग पेपर कहता है भारत में गरीबी खत्म हो गई, दूसरा पेपर आता है बैंक से, वो कहता है कि 12% है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि ये भी कहना कि 3 दिन पहले कोई रिपोर्ट आई थी उसमें कहता है गरीबी बढ़ गई, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये आंकड़े कहां से आए। आंकड़ों के बिना लोग अपने अपने मॉडल लगा के गरीबी निकाल रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर 2011-12 से 22 तक देखें तो आर्थिक विकास का दर तो रहा है, मतलब पॉजिटिव रहा है, और उसमें अगर 22% घट के 18% कोई कहता है, वैसे इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये अनरीजनेबल नहीं लगता मुझे। लेकिन अगर आंकड़ों को ऊपर ऊपर तरीके से देखें तो आप ये कहेंगे साहब विश्व में विकास का दर 3.2 हो गया, हमारे यहाँ 7% है, G20 में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, एक देश के अलावा हमारा देश सबसे आगे है। मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दबाजी का असेसमेंट है। नहीं, ये आंकड़े ना, मैं इसको एक सेकंड, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, सर एक सेकंड देखिए, ये जो आंकड़े हैं ना, आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। आप लोगों से ही हमने सीखा, आप प्रोफेसर हैं, आपसे हमने ये पढ़ा यूनिवर्सिटी में। पर मुझे देखिए, आम आदमी इन आंकड़ों का अचार डालेगा क्या? मैं बिल्कुल ही एक देसी सादी भाषा की बात कर रहा हूं। जी आंकड़े बताइए, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए जी, हम इतनी विकास दर कर रहे हैं जी, गरीबी इतनी कम हो गई। मैं महंगाई की मार भी झेल रहा हूं, मैं बेरोजगारी सामने होते देख रहा हूं, संदीप जी, मैं गरीबी बढ़ते देख रहा हूं। मैं जो रविंद्र सचदेव कह रहे थे कि भाई अपने मेड से बात करो, नौकर से बात करो, कहीं ऑटो में जा रहे हो सड़क पर बात करो, कोई ये नहीं कह रहा कि जी सब चंगासी। तो मैं इन आंकड़ों का क्या करूंगा? संदीप जी, मैं यही कहने जा रहा था कि 7% भी अगर आंकड़ों को ही देखें, वो अचार में भी देखें कि नमक ज्यादा है। क्योंकि पहला क्वार्टर में जो हमारे विकास का दर 13.5% था, वो क्यों था? क्योंकि पिछले उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वार्टर में ग्रोथ रेट बहुत कम था। यह निश्चित रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे गिरी थी, और पिछले साल भी कोविड का असर था। यही वजह है कि 13.5% पहला क्वार्टर में हुआ है। अगर यह नहीं हुआ होता तो हमारा ग्रोथ रेट 6% से भी कम होता। पहली बात एक और बात नहीं, इसमें एक और क्लैरिफिकेशन आपने बहुत अच्छा बात की जा रही है। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, एक ये प्लीज थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है, पर मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करता हूं कि आरबीआई में जो अर्थशास्त्री बैठे हैं मेरी समझ उनसे बेहतर है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। वो आरबीआई ने जो आंकड़े दिए, आरबीआई कहता है पूरे साल की विकास दर 7.2% से घटाकर हम 7% कर रहे हैं। पर जो 7.2% के लिए उन्होंने तीसरी और चौथी तिमाही में कहा था कि 4.1 और 4.1 अर्थव्यवस्था की विकास दर होगी, 7.2 को 7 करते हुए वो कहते हैं तीसरी और चौथी तिमाही में 4.6 हो जाएगी। आधा फीसदी और बढ़ा दी, पर ओवरऑल विकास दर गिरा दी है। मैं समझ नहीं पाया सर। नहीं, आपने पहले भी कहा था कि पहले तिमाही में आरबीआई का प्रोजेक्शन तो 16% के ऊपर था, लेकिन हो गया 13.5%। अगर ऐसा गैप अगर
द्वितीय, तृतीय और चौथी तिमाही में भी हुआ तो निश्चित रूप से ग्रोथ रेट शायद हम अचीव ना कर पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद कैलकुलेशन सही हो। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहले ही कह दिया है कि आपका असेसमेंट 7% अधिक है, ये 6.5% से अधिक नहीं होने वाली है। लेकिन मैं एक सवाल जो आपने पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और आईएमएफ यही चिंता व्यक्त कर रहा है कि इन्हीं कोशिशों के वजह से अगर दुनिया में हर मुल्क यही कोशिश करता रहे तो हो सकता है अर्थव्यवस्था को और अधिक धक्का लगे। मुझे लगता है ये सही है कुछ हद तक जो है, ये जो आरबीआई का जो पॉलिसी है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। और जब ये विकास का अगर 7% भी हो, अगर आप देखें कि प्राइस लिंक्ड एक स्पाइरल चल रहा है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहां वेजेस बढ़ जाता है। आपने सही कहा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वहां ज्यादा है विदेशों में, तो वहां वेजेस भी बढ़ते हैं, और इसी ये जो सिलसिलेवार एक दूसरे को असर करते हैं, उसकी वजह से जो है ये नहीं, डॉक्टर धीरेन्द्र जो मूडीज का और स्टैंडर्ड एंड पुअर का जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कि भाई देखिए भारत स्टेबल है, बाहर वाले पैसा लगाएंगे। कौन पैसा लगाने वाला है? ब्याज दरें वहां इतनी ऊपर हो गई, फ्लाइट ऑफ कैपिटल कंसर्न है, और यहां पर मनी सप्लाई अगर स्क्वीज हो रही है, यहां भारतीय उद्योगपति तो भारत में पैसा लगा नहीं रहे, बाहर वाला आकर लगाएगा क्या? जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य अनफोल्ड हो रहा है, ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाहर चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अमेरिकन सिस्टम में सर्टनली मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ विकास का दर ही नहीं, अगर आप देखें कि कौन कौन से सेक्टर पहली तिमाही में अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया था, वो सारे टेक्नोलॉजी लिंक्ड सेक्टर्स हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, वहां पर आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग ये नहीं हो पा रहा है।